नहीं, जिम ने दीवानों जैसे अंदाज में जीन का जुमला काट कर कहा। मुझसे इस किस्म का घटिया और बेहुदा मजाक करने की जसारत कभी नहीं कर सकता। जानती हो उसने फ़ोन पर मुझे क्या इत्तला दी? क्या कहा है नंजमन ने? जीन और सारा ने यकज़बान होकर पूछा। हड्डियों का वो पिंजर अचानक जिंदा इंसानों की तरह उठकर टहलता हुआ दफ्तर से बाहर चला गया। दफ्तर में मौजूद अमला उसे फटी फटी नज़रों से देखता रहा। बाहर गेट पर तैनात एक मसला गार्ड ने जुराए से काम लेकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त हस्पताल में मौजूद है। दूसरा गार्ड का बयान है कि हड्डियों के इस ढांचे ने गार्ड की मुदाखलत पर बरहम होकर इतनी शिद्दत से हाथ घुमाकर हमला किया कि उसके गाल पर गहरा जख्म पड़ गया। 3 दांत भी ज़ाया हो गए। जिम ने वहशत के आलम में सिलसिला कलाम जारी रखा। इस वक्त जख्मी गार्ड के साथ नंजमन भी अस्पताल में मौजूद है। उसका कहना है कि आफत के बाहर सड़क के पार गुजरते हुए राहगीरों ने किसी ढांचे को नहीं देखा। उसने करबो जवार में वाक़या दुकानदारों से भी तस्दीक कर ली, कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हमें फौरन अस्पताल पहुंचना होगा। जिम बात मुकम्मल करके तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। सारा और जीन भी बुखलाए हुए अंदाज में जिम के ताक़ब में उठ खड़े हुए। विलियम ने भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। जाते जाते उसने एक सरसरी नज़र मुझ पर डाली, लेकिन ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। मैं भी एक लम्हे को दम बखुद रह गया। फिर मेरे जहन में इनका का कहा हुआ जुमला गूंजने लगा। मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, इसका इल्म तुम्हें कुछ देर में हो जाएगा। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। इनका की कुव्वत का वो अनोखा करिश्मा मेरी मालूमात में से एक खुशगवार अजाफा था। मैं बेचैनी ने उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। वक्त गुजरता रहा। रात का खाना मैंने अपने कमरे में ही खाया। मुझे यकीन था कि ज़रूर कोई उलझी गई होगी, वरना वापसी में इतनी देर ना लगाती। मैंने वक्त गुजारने की खातिर मेलबा को तलब किया। वो सहमी सिमटी कमरे में दाखिल हुई। अदालत में गवाही देने के बाद शायद वो मुझसे खौफजदा थी। उसके चेहरे पर शादाबी और तरोताज़गी की बजाय संजीदगी मुसल्लत थी। इस कैफियत में भी वो हसीन नज़र आ रही थी। मैं माजरत ख्वाह हूँ सर, उसने मदम और मासूम लहजे में सफाई पेश की। अगर मैं गवाही ना देती तो होटल की इंतज़ामिया मुझे बरतरफ कर देती। पुलिस के अफसरान और कारिंदे कभी मेरा पीछा ना छोड़ते और मैं बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी। जो हो चुका उसे ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैंने फयाजी का सबूत पेश करने की खातिर अपनी बाहें फैला दी। उसे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आया। मैंने पेश कदमी की। आगे बढ़कर उसके सहमे हुए हुस्न को बाहों में समेटा तो उसके चेहरे की रंगत निखरने लगी। वो ज़हीन भी थी और तजर्बाकार भी। पहली भी एक बार मेज़बानी के ख़ास फ़राइज़ के नाजुक मरहले से गुजर चुकी थी। रात में किस वक़्त सोया मुझे याद नहीं। दोबारा इनकों के पंजों की तेज़ चुभन से मेरी आंख खुली तो रात के 3 बज रहे थे। मेलबा मेरे पहलू में बिखरी पड़ी थी। मैंने इनका की तरफ देखा। वो बेहद संजीदा नज़र आ रही थी। तेवर बता रहे थे कि उसके पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं। मैंने कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर खामोशी के साथ उसने खुद ही कहा, जमील, हिंदुस्तान वापसी के लिए अब अपना दरख्ते सफ़र बांधने में जल्दी करनी पड़ेगी। कोई नई इतला? हाँ, इनका ने होंठ काटते हुए पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया। हर दयारवार में 12 बरस होने वाला खम्ब का मेला पूरे जोरों शोर से जारी है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े पिंडत और पुजारी दूर दूर से मेले में शिरकत के लिए जमा हुए हैं। उनमें हरिद्वार में वाक़या काली के बड़े मंदन का महान पुजारी पिंडत नूल कशूर भी शामिल है, जो आजकल बड़ी तेजी से सर उभार रहा है। हजारों पिंडत और पुजारी उसके चेले हैं, जो उसके एक इशारे पर अपनी जान भी भेंट देने को हर दम तैयार रहते हैं। पिंडत नूल कशूर, मैंने अपने जहन को टटोला। मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, पहले वो ज़्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन काली के मंदिर का पुरोहित होने की वजह से उसने बहुत जल्द शोहरत के साथ साथ
एक ऊंचा मकाम हासिल कर लिया। काली उस पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, बड़ा कमीना खसलत, अय्यार और खतरनाक आदमी है। इतना खतरनाक कि उससे ज्यादा उम्र के पिंडत पुजारी भी उसके सामने जुबान खोलते डरते हैं। हुकूमती मशीनरी के सरबर आवरदा अहदेदार भी उसकी किसी बात की मुखालफत करते हुए घबराते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम जैकब के अस्तखवानी पिंजर का किस्सा पा करने की खातिर मेरे सर से उतरी थी। मैंने लापरवाही का मजाहरा किया। क्या रहा? जब तुम सब कुछ जिम की जुबानी सुन चुके हो तो मुझसे क्या मालूम करना चाहते हो? वो आलती पालती मारकर सर पर बैठ गई। मेरी मालूमात में तुम्हारी हैरत अंगेज सलाहियतों के एक नए बाब का इजाफा हुआ है, मैं मुस्कुराकर बोला। हड्डियों का एक पिंजर पुलिस की तहवीर से निकल कर भागा। सुराग रसानों के आला दिमाग मुअत्तल हो गए। एक गार्ड शदीद जख्मी अपने 3 दांत गवा बैठा। दूसरे गार्ड की पतलून खौफ से जर्द हो गई। मुतासरा इलाके में सख्त खौफो हरास पुलिस के मसला दस्ते शहर में गश्त लगाते फिर रहे हैं। तमाम हवाई अड्डों पर तैनात सिक्योरिटी के अमले को रेड अलर्ट का सिग्नल। शहर के बस्ती इलाके में एक रिटायर्ड फौजी अफसर का हैरत अंगेज बयान। उसने एक इंसानी हड्डियों के ढांचे को फिजा में 200 फुट की बुलंदी पर परवाज करते देखा। पहली नजर में वो यही समझा था कि साइंसदानों ने नई साख्त का लड़ाका तैयारा आजाद किया है। एक खाकरूब ने हड्डियों के पिंजर को बैतुल खुला की अकबी दीवार से टेक लगाए बैठे देखा तो दहशत से उसका हार्ट फेल हो गया। शहर में अफरा तफरी, साहबे इक्तदार लोग सर जोड़े बैठे अवाम की बेहतर खिदमतों गौरव खोज कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल बड़े ठोस और दबंग लहजे में कहा है कि मुल्ज़म को कैफरे करदार तक पहुंचाने में हुकूमत किसी गफलत का मुजाहरा नहीं करेगी। कानूनी शिकनी और दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। अखबारी नुमाइंदों ने जब वजीर मौसूफ को बताया कि बात किसी दहशत गर्द या इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्वस किसी फर्द की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों के पुरस्रार पिंजर की है, तो उन्होंने डाइस पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया, तेजी से घटाघट पिया, फिर कॉन्फ्रेंस को अगले रोज पर मुलतवी करके वापस चले गए। 2 घंटे बाद मौसूफ ने पुलिस के सरबराह को अपने दफ्तर में तलब करके नादर शाही का हुक्म दिया कि मुजरिम ख्वाह कोई भी हो उसे बिला रायत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। अगले 24 घंटों में पिंजर से मुतल्लक निहायत अहम और सनसीखेज इत्तलात मतवक्के हैं। मैंने जिंदा दिली का सबूत देने की खातिर बाएं आंख दबाकर इनका से कहा कि अगर कल के अखबारात में इस किस्म की छोटी मोटी सुर्खियों के साथ तुम्हारी आला करदगी का जिक्र आ जाए तो तुम रातों रात आलमी शोहरत हासिल कर लोगी। पूरे लंदन में तुम्हारे नाम का डंका बजना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े पोस्टर नुमाया शाहराहों पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर लगे नजर आएंगे। हर जुबान पर एक ही नाम होगा, इनका रानी, इनका रानी, इनका रानी। मेरी बातों से इनका के चेहरे की संजीदगी काफूर हो गई, शोखियां मचलने लगी। मैं भी यही चाहती हूँ जमील कि तुम हमेशा इसी तरह चहकते रहो। उसने वालहाना नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, तुमने बहुत दुख झेले हैं, बड़े सदमे बर्दाश्त किए हैं। कोई और होता तो उसका दिल फट जाता। वक्त ने तुम्हें कभी 2 घड़ी आराम से बैठने की फुर्सत नहीं दी। एक एक करके सब तुम्हारा साथ छोड़ गए। मेरी वजह से तुम्हें अपने एक हाथ से इनका ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। चौंक कर बोली कि तुमने अभी तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा हाथ किस तरह ठीक हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसे घूरा। क्या मैंने जो कुव्वतें हासिल की हैं वो मेरे किसी काम नहीं आ सकती? कुलदीप या प्रीतम लाल महराज, इनका ने बड़ी खूबसूरती से मेरी बात टालते हुए दरियाफत किया। प्रीतम लाल, मैंने अकीदत से जवाब दिया। हाँ, महाराज की शक्ति अपरंपार है। कुलदीप जिंदा होती तो महाराज उसे भी आकाश की बुलंदियों से अपर पार पहुंचा देते। कुलदीप का नाम सुनकर माजी के यादों ने सर उभारा तो मेरे चेहरे के तासरात बलने लगे। इनका को गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से मौजू बदलने की खातिर मेलबा के बिखरे हुए जिस्म
और बेतरतीब लिबास की सिमत अशारा करके बोली, इसे उठाकर दफान करो जमील, मुझे तुम्हारी ये बेशर्मी अब एक आंख नहीं भाती। ये रास्ते भी तुम ही ने दिखाए हैं इनका रानी। मैंने माजी के झरोकों में झांका। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं अपने वतन और वालदैन से दूर एक बिल्डिंग के मामूली फ्लैट में रहता था। 125 रुपया माहाना तनख्वाह की खातर एक दफ्तर में क्लर्की करता था। भूख लगती तो किसी सस्ते से होटल में जाकर खाना खा लेता। चाय की ख्वाहिश होती तो फ्लैट पर अपने हाथ से तैयार कर लेता। रामदयाल की माँ ने सबसे पहले मुझे तुम्हें हासिल करने का मशवरा दिया था। मैंने इनकार कर दिया। जिंदगी बड़ी सुकून और आराम से बसर हो रही थी। मैं रातों रात करोड़पति बनने का कायल नहीं था, लेकिन तुमने, हाँ इनका रानी, तुमने आज खुद मेरे सर पर कब्जा जमा लिया। तुम्हारे ही कहने पर मैंने उस मोटे क्रिश्चियन अफसर का सर फाड़ दिया जिसने दफ्तर लेट पहुंचने पर मुझे सुख्त सस्त कहा और मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। मैं कोई और मुलाजमत ढूंढ लेता, मगर तुमने मुझे इशारों पर नाचने को मजबूर कर दिया। तुम अपने नोकीले पंजों की तेज चुभन से मेरे आसाब पर कब्जा जमा लेती थी। मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। मैंने एक तवील सांस लेकर बात जारी रखी। एक बार मैंने बड़ी आजिज़ी से दरख्वास्त की थी कि अपने लिए किसी और का इंतखाब कर लो। तुमने सर्द लहजे में मेरी इल्तिजा रद्द कर दी। उसके बाद हमारी रिफाकत बढ़ती गई। दौलत और शोहरत हर इंसान की बुनियादी कमजोरी है। तुमने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया। मैंने भी हवाओं में उड़ने का ढंग सीख लिया। ये सब तुम्हारी ही नवाजिशें हैं। मैंने एक लम्हे को खामोश होकर इनका के चेहरे के बदलते तासरात का जायजा लिया, फिर बेतकल्फी से बोला, तुम्हें एक बात बताऊं इनका रानी, जब तुम मेरे सर पर आई थी उस वक्त मैंने अपने जहन के कैनूस पर एक 1.5 बालशत की लड़की की ख्याली तस्वीर बनाई थी। नाजुक, हसीन, खूबसूरत नाक नक्शे वाली। उसके चेहरे पर बला का हुस्न था। उसके गुलाब की पिंखड़ियों जैसे नाजुक होंठों पर मुस्कुराहटें रक्स करती थीं। झील जैसी नीली आंखों में कमल तैरते नजर आते। उसका गुफ्तगू का अंदाज बड़ा दिल बराना होता। वो मुझे आलमे तसव्वुर में बड़ी शर्मीली शर्मीली, भोली भाली और मासूम मासूम सी नजर आती थी। लेकिन क्या जमील, इनका ने हंजान अंगेज अंगड़ाई लेकर मेरी आंखों में झांका। मस्ती भरे अंदाज में बोली कि अब मैं किसी से कम हूँ, ईमान से कहना तुम्हें मेरी कसम। मैं जवाब में मुस्कुरा दिया। मैलबा कसमसाने लगी। उसने ख्वाबीदा अंदाज में मुझे हाथ बढ़ाकर दोबारा करीब घसीटने की कोशिश की। रात उसने कुछ ज्यादा पी ली थी, जिसका खुमार अभी तक जहन पर तारी था। इनका लाल पीली हो गई। जमील, इसे घसीट कर कमरे से बाहर फेंक आओ, वरना मेरा जज्बा रकाबत इसे जलाकर राख कर देगा। मैं समझ रहा था कि इनका ने बनावटी गुस्से का इजहार किया था। मैंने उसकी बात रख ली। मेलबा को जगाकर जाने को कहा तो उसने आंखों में शिकवे शिकायत के रंग घुलने लगे। उसने कोई एहतजाज नहीं किया। लड़खड़ाती हुई उठी, लिबास समेटती खामोशी से बाहर चली गई। तुमने गौर किया जमील साहब, इनका ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये सफेद फाम मुआशरे की परवरदा लड़कियां किस कदर बेशर्म, बेबाक और आवारा मजाज होती हैं। ऊपर से उजली, अंदर से मैली। तुमने जैक का क्या किया? मैंने मौजू बदल दिया। मैंने उसको अस्तखवानी पिंजर को दरिया बुर्द कर दिया। उसने बड़े एतमाद से कहा, मुझे यकीन है कि जिम अब भूल कर भी तुमसे उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। हम जीन और विलियम के मामले को भी खूबसूरती से निपटाना होगा। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, तुम मेरे होते हुए कोई फिक्र ना करो। अब तुम्हारी अगली पेशी से पहले मार्टिना के वकील को काबू करके तुम्हारी जायदाद विलियम के नाम मुंतकिल करा दूंगी। उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। उसके लिए मुझे तुम्हारे सर से 2-1 रोज भर दूर रहना होगा। जो कुछ करना है जल्दी कर डालो। मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। मैंने अजर्दी का इजहार किया। जीन की शादी के बाद लंदन में मेरा दिल नहीं लगेगा। हमें वैसे भी जाना होगा, इनका ने संजीदगी से कहा। मैं पिंडत नोल कशूर का जिक्र बिला वजह नहीं कर रही। उसने और उसके गुर्गों ने सर जोड़कर तुम्हारे खिलाफ
मशवरे करने शुरू कर दिए हैं। हमें उनको बर वक्त कोई सबक पढ़ाना होगा। नूल कशूर को मुझसे क्या प्रकाश है, वो बिजाते बद्री नारायण का हमनवा है, इनका ने सर्द लहजे में कहा। पहले बुजलों की तरह अलग थलग बैठा तमाशा देखता रहा, अब 2-4 जंतर मंतर सीख लिए हैं तो ऊंचा उड़ने के ख्वाब देख रहा है। हमें उसका जत्था तोड़ना होगा, वरना वो कंजर निचला नहीं बैठेगा। काली के आशीर्वाद ने उसे बड़ा घमंडी बना दिया है, ऊंचे सुरों में बात करने लगा है। कैसी अजीब बात है, मैंने जहर खान से कहा। जब कंबाला और नंदा की तालीम ने मुझे सुलह आतशी के साथ जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया, उस वक्त भी मैं सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सका। मैंने शाकिया मनी के कदमों तक पहुंचने के बाद जिंदा रहने की खातर अपने अंदाज, अपने तेवर बदल डाले, लेकिन नतीजा क्या बरामद हुआ। बद्री नारायण को अमरलाल जैसे महान पंडित की खुशनुदी हासिल हो गई। दुश्मनों ने फिर मेरे गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। मैं टकराव से बचने की खातिर खुद पर जबर करता रहा, दर गुदर से काम लेता रहा, जुल्म बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन मेरे अंदर भरी हुई बारूद पर कोई चिंगारी ऐसी गिरी कि मैं भड़कर शोला बन गया। मैंने एक एक करके सबको तहस नहस कर दिया। बद्री नारायण कुत्तों की मौत मारा गया। अमरलाल का इबरतनाक अंजाम भी तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मेरी कुलदीप ने कालों के कदमों में जिंदगी का नजराना पेश कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। मैं मौत का मुंतजिर था जब जीन ने आकर मेरा हाथ थाम लिया। लंदन आते वक्त मैंने तुमको भी अलविदा कह दिया। मैं बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता था, मगर किस्मत ने मेरी कदमों में चक्कर लिख दिया है। अब तुम बता रही हो कि पंडित नूल कशूर मेरे खिलाफ सर उठा रहा है। प्रीतम लाल ने बताया था कि अमरलाल का नौजवान बेटा चंद्रा भी कहीं मंडल में धूनी रमाए बैठा है। फितने फिर जाग रहे हैं। मैं कब तक बरसरे बेकार रहूंगा, कब तक? कभी सुकून से जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा भी या नहीं? ऐसी मायूसी की बातें मत करो जमील, इनका मेरे जज्बों में भौंचाल आता देखकर सटपट आ गई। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले भी तुम मेरे साथ थी, मैं मुस्कुरा दिया। किसी के साथ होने ना होने से कुछ नहीं होता इनका रानी। इंसान बड़ा बेबस, बड़ा लाचार है, उसे अपनी करनी आप भुगतनी पड़ती है। इनका से कोई जवाब नहीं बन पड़ा और पहलू बदलने लगी। मैंने भी बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। रात गुजर गई। सुबह मैं देर से बेदार हुआ, इनका सर पर नहीं थी। मैंने उठकर गुस्ल किया, तैयार होकर नीचे चला गया। होटल का मैनेजर लाउंज में खड़ा किसी अमरीकी सियाह से पब्लिक रिलेशन कर रहा था। मुझे देखकर उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। मैं मुस्कुराता हुआ डाइनिंग हॉल की तरफ निकल गया। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैंने अपने लिए ऐसी नशस्त का इंतखाब किया जहां बैठकर मैं बाहर का नज़ारा भी कर सकता था। आसपास कोई और नहीं था। मैं बाहर सड़क पर दौड़ते भागते लोगों और गाड़ियों के हजूम को देखने लगा। मैं कोई खिदमत कर सकती हूँ सर? एक नस्वानी आवाज मेरे समाज से टकराई। मैंने पलटकर देखा। एक नौ उम्र स्याह फार्म वेटरस हाथ में आर्डर बुक लिए खड़ी प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर मुझे ज्यूरी की मेंबर मोरीना याद आ गई। मैं उसे गौर से देखने लगा। उसके पास किसी हिंदुस्तानी के लिए ज्यादा वक्फ नहीं था। मैं वाकिफ था। स्याह फार्म तबके के गैर मुल्की सफ़ेद फार्म अफराद से ज्यादा घुलने मिलने से परहेज करते हैं। रंगो नस्ल के मामले में बहुत ज्यादा हिसास और कदामत पसंद होते हैं। टूरिस्ट के साथ भी ज्यादा बेतकल्लफ होने और घुलने मिलने से परहेज करते हैं। अमेरिका की तरह वो लंदन में भी अपनी अलग थलग कॉलोनियों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हकीकत क्या है मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा, लेकिन सफ़ेद फार्म लोगों ने अपने स्याह फार्म शहरियों के लिए जुराइम में मुलव्वस होने और मनशियात की इल्लत में मुब्तला होने से मुतल्लक बड़ी कहानियां बना रखी हैं। नफरत का इजहार करने के ढंग भी निराले होते हैं। इस वक्त
तस्सब को रेगुलर ब्रेक फास्ट नहीं मिल सकेगा। उसने दीवार किला की सिमत देखकर मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा, हम वक़्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखते हैं। गैर मुल्की मेहमानों के लिए मैं चिकन सैंडविच और काफ़ी पसंद करूँगा। मैंने उसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए कहा। उसने खड़े खड़े आर्डर मेरा नोट किया, फिर मशीनी अंदाज में वापस चली गई। मैंने दोबारा बाहर सड़क पर रवां दवां जिंदगी के हंगामों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वही वेट्रेस बड़ी नफासत से मेज पर मेरा आर्डर सर्व कर रही थी। मैं दिलचस्पी से उसे देखने लगा। मेरा ख्याल था कि मेरी निगाहों की तपश पाकर वो भी मेरी सिमत जरूर देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका सर पर होती तो ऐसा ना होता। वो पल भर में मेरी गर्विदा हो जाती, मेरे कदमों में बिखरने, मेरी बाहों में सिमटने को अपने लिए एक एजाज समझती। मैं अपनी कुव्वतों से भी इस पत्थर दिल नोखेज दोशीदा को पिघला सकता था, मगर मैंने गुरेज किया। प्रीतम लाल के अलावा नंदा ने भी मुझे मना किया था कि मावराई कुव्वतों का गलत इस्तेमाल इंसान को गलत राह पर डाल देता है। इंसान नहीं रहता, नफ्स का गुलाम बन जाता है। नफ्स परस्ती उसे सिराते मुस्तकीम से दूर कर देती है और वो भटक जाता है, गुमराह हो जाता है। गुमराही अंधेरों की पैदावार है। अंधेरे ज्यादा पायदार नहीं होते, बहुत जल्दी दम घुटने लगता है, कुव्वतें छिन जाने का खतरा भी लाहक होता है। नंदा कहा करता था कि ज़बत सबसे बड़ी नेकी है, इसके सिवा नेकी कुछ नहीं होती। ज़बत करने की मशक कर, तेरे अंदर नए नए जोहर पैदा होंगे। एसार और ज़बत कायम रखेगा तो धरती का कोई शक्ति तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकेगी, कोई दुख नहीं होगा और मन शांत रहेगा। यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सुख है। मैं तुझे इंसान बनाना चाहता हूँ, इंसान जो उस पापी संसार में आकर जानवर बन जाता है। मेरा कहा मान, तू आंखों की खिड़की बंद कर दे, मन के दराज खोल ले, तुझे हर तरफ शांति ही शांति नजर आएगी। अपनी दुनिया में वापस जाने के बाद भी नंदा की बातें याद रखना, मेरी बातें गिरा से बांध ले। संसान में अहनसाव दरगुजर तैयाग और तपस्या के सिवा कुछ और नहीं रखा। बाकी जो नजर आता है वो सब धोखा है, फरेब है। मैं तुझे शक्ति दान कर रहा हूँ, कभी इसका गलत इस्तेमाल ना करना, सब कुछ सनीत कर रखना। हाँ, अगर दुश्मन तेरे पीछे लग जाएं, तेरा सुख चैन जबरदस्ती छीनने की कोशिश करें, तो अपने बचाव के कारण कदम उठा सकता है। मेरे जहन में नंदा की नसीहतें गूंजती रहीं। नजरें स्याफाम हसीना के हुस्नो जमाल का तवाफ करने में मशगूल थीं। नंदा ने जो कुछ कहा वो सच था, लेकिन उसके बाद जो मेरे ऊपर बीती वो भी झूठ नहीं है। मैंने अपने बचाव, अपने तहफ़्फ़ुज़ की वजह से नंदा की बातों को फरामोश कर दिया। दरगुजर की भी एक हद होती है। बात हद से तजावुज़ करने लगे तो जिंदगी बरकरार रखने की खातिर इंसान को अपना दिफा करना पड़ता है। मैंने भी बात हद से गुजर जाने के बाद बद्री नारायण को मारने की ठानी थी। जब तक मैं सब्र व तहम्मुल से काम लेता रहा, वो शेर बनकर मेरे ताक़ुब में लगा रहा। जब मैंने मुड़कर उसकी आंखों से आंखें चार की तो गीडर बनकर काली के महान सेवक अमरलाल की औट में दुबक गया। ओछे हथकंडे इख्तियार करने लगा, हिजड़ों की तरह दूर खड़ा तालियां बजा बजा कर मेरा साथ मजाक करता रहा। मैंने उसकी जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। अमरलाल भी कुलदीप से पंजा लड़ाने की हसरत दिल में लिए जहन्नम रसीद हो गया। आग भड़की तो मेरी कुलदीप भी उसके शोलों से दामन ना बचा सकी। कुलदीप का साथ छूटा तो मेरी जिंदगी अंधेर हो गई। नंदा ने जो चिराग रोशन किए वो भी बुझकर धुआं देने लगे। अहनसा की तालीम, दरगुजर और ज़बत से काम लेने की सारी नसीहतें धरी की धरी रह गईं। मैं जीन के जज्बों से हार कर लंदन चला आया। कुलदीप की जुदाई मुझे अंदर ही अंदर खोखला करती रही।
मैंने खुदकशी की ठान ली। प्रीतम लाल ऐन वक्त पर दरमियान में ना आ जाता तो कहानी कब की खत्म हो जाती। उसने मुझे जिंदा रहने का वादा लिया, कुलदीप के अधूरे मिशन को पूरा करने का एहसास दिलाया, मेरी पुष्ट पनाही का वादा किया, मेरा हौसला बढ़ाया तो मैं जिंदगी की तरफ लौट आया। दोपहर को थका हारा होटल से वापस आया तो काउंटर क्लर्क ने बताया कि जिम के दफ्तर से कई फोन आ चुके हैं। मैंने कमरे में जाकर कुछ देर आराम किया, फिर जिम को कॉल की। दौलत अली, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें मुतअद्दिद फ़ोन कर चुका हूँ। फ़ोन जिम ही ने रसूल किया था। गुफ्तगू के अंदाज ही से बौखलाहट अयां थी। बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस वक्त मुझे किसी नाइट क्लब में जाकर खुशियाँ मनाना चाहिए। मार्टिना का केस उलझ गया है शायद, मैंने संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मशवरा दिया था कि जैकब को जहन से निकाल दो। खाक डालो जैकब और मार्टिना पर, वो रो देने वाले आवाज में बोला। तुम्हें अब मेरे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके बगैर मैं तुम्हें लंदन से वापस जाने की इजाजत नहीं दे सकता। बात क्या है? नजमन ने मुझे इन्फॉर्म करने के बाद ऊपर के अफसरों को भी हालात की इत्तला दे दी है। गार्ड के जख्मी होने की वजह से वो बहुत नर्वस हो गया था। जिम ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, अब ऊपर से हुक्म मिला है कि 10 रोज के अंदर अंदर मार्टिना के कातिल या कातिलों का सुराग लगाऊं। नाकामी की सूरत में मुझे मुअत्तल भी किया जा सकता है। सजा के तौर पर हेड क्वार्टर में पोस्टिंग हो सकती है। गोया हड्डियों के पिंजर की शैतानी कुव्वतों ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने जानबूझकर मगम अंदाज इख्तियार किया। मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तफसील से बैठकर बात होगी। नहीं, मैंने संजीदगी से उसे टालने की कोशिश की। मौजूदा हालात में तुम्हारा बार बार मेरे पास आना मुनासिब नहीं। क्यों? हर बात की वजह जानने की जिद मत किया करो। मैंने तुम्हें पहले भी तंबीह की थी, मैंने कदरे दरस्त आवाज में जवाब दिया। दौलत अली, मेरी मदद का वादा करो। जिम बच्चों की तरह मिन्नतें करने लगा। अगर 10 रोज के अंदर तुमने कोई हल ना तलाश किया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ऐसा होता है जिम, मैं भी कुछ ऐसे ही हालात से 2-4 हूँ, मैंने कमजोर आवाज में कहा। एक झूठे केस में मुलव्वस होने के बाद अब होटल वालों के बर्ताव में भी जमीन आसमान का फर्क पैदा हो गया है। किसकी मौत आई है जो मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ टेढ़ी नजरों से देखा? मेरा तीर ठिकाने पर बैठा। जिम को मेरी मदद दरकार थी। वक्त पर इंसान गधे को बाप बना लेता है। मैं तो उस पर एक एहसान अजीम पहले भी कर चुका था। वो गर्जदार आवाज में बोला, दौलत अली, मुझे उसका नाम बताओ। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जिम तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। मैं किसी फर्दे वाहद की बात नहीं कर रहा। इस बार मैंने सर्द लहजा इख्तियार किया। होटल की पूरी इंतजामिया बेइतनाई का मुजाहरा कर रही है। मैंने जमीन और नाली में रेंगने वाले कीड़ों की तरफ नजर नहीं उठाई, वरना अगर चाहता तो। मैं समझ गया दौलत अली। जिम मेरे जुमलों का मफहूम भांप गया। मैं तुमसे मादरत ख्वाह हूँ। लंदन में हम तुम्हें हमेशा मेरा मेहमान की हैसियत हासिल रहेगी और कोई मेरे मेहमान की तरफ से गफलत का मरतकब हो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। जिम, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराकर संजीदगी से जवाब दिया। मैं शायद 10 रोज तक लंदन में ना ठहर सकूं, मेरी वापसी जरूरी है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बात और भी जहन नशीन कर लो, तुम मेरी वापसी वाली बात का तज़किरा किसी और से नहीं करोगे, सारा से भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने जिम को बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। ठोस लहजे में बोला, हड्डियों के पिंजर ने एक बेगुनाह गार्ड को जख्मी करके उन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की है जो नादीदा कुव्वतों को भी आयद होती है। तुम तफसील मालूम करने की जिद ना करना। मैं अब तुम्हें इतना और बता सकता हूँ कि हड्डियों का फरार हो जाने वाला पिंजर भी किसी खतरनाक शख्सियत के इशारे पर अमल कर रहा था। दौलत अली, जिम ने थके थके लहजे में अपने ज़ईफ़ुल एतकादी का सबूत दिया। तुम्हारी पुरस्रार बातें मेरे सर से गुजर रही हैं।
पहले तो तुमने कहा था कि वही बदरूह अपना इंतकाम लेने की खातिर सिर्फ आम खाने से तअल्लुक़ रखो। मैंने उसका जुमला दरमियान से उचकते हुए खफगी का इजहार किया। पेड़ गिनने की हमाकत करोगे तो शायद मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि असल मुजरम सामने आकर मार्टिना के कत्ल के सिलसिले में एतराफ़ जुर्म कर ले। मैंने जुमला मुकम्मल करने के बाद फ़ोन क्रेडल पर वापस रख दिया। जिम ने मेरे अंदाजे के मुताबिक दोबारा फ़ोन करने की गलती नहीं की। वो मेरी बातों से यकीनन खौफजदा हो गया। अब वो 2 और 2 4 करने की पोजीशन में नहीं था। इनका ने हड्डियों के पिंजर के साथ जो खतरनाक खेल खेला था उसने महकमा सुरागरसानी के आला दिमागों को हिला कर रख दिया। वो सर जोड़े बैठे मुंतकें बिगा रहे थे। अपना कीमती वक्त बर्बाद करने में मसरूफ होंगे। ये भी मुमकिन था कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करने वाले 2-4 शोबदा बाजों को भी जमा कर रखा हो। मैं जानता था कि वह तज़हीर औकात के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। डोर का कोई सिरा उनके हाथ नहीं आएगा। इनका रानी की लाजवाल कुव्वतें उनकी जहनी रसाई की पहुंच से भी बाला तर थीं। मैंने जिम से पीछा छुड़ाने की खातिर उसे बड़ी दूर अंदेशी से दूर दूर रहने की ताकीद कर दी। वो मेरी ज़ात से चिपक जाता तो बहुत सारे काम अधूरे रह जाते। मैं फ़ोन बंद करके कुछ देर कमर सीधी करने के इरादे से लेटना चाहता था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे होंठों पर मैनी खेज मुस्कुराहट उभर आई। मुझे इल्म था कि इस वक्त बगैर तलब किए कौन आया होगा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। दरवाजे पर होटल का वही मैनेजर हाथ बांधे खड़ा था। सुबह मुझे देखकर जिसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। जिम ने मेरी शिकायत पर अमल करने में खासी इजलत का मुजाहरा किया था। मैंने मैनेजर को घूर कर देखा, फिर नफरत से मुंह फेर कर दरवाजे के सामने से हट गया। सर वो गुलामों के अंदाज में हाथ बांधे बांधे मेरे पीछे लगा रहा। जिम ने यकीनन होटल की इंतजामिया की किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया होगा, वरना सफ़ेद फार्म लोगों की तनी हुई गर्दनें कम से कम किसी हिंदुस्तानी के आगे झुकना गवारा नहीं करती। क्या होटल की इंतजामिया मुझे 2-4 रोज और बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैंने दीदा दानस्ता झिल्ला कर कहा। पलटकर उसके चेहरे के तासरात नहीं देखे। आपका अंदाज़ा गलत है सर, मैं दरअसल किसी और वजह से। मैं समझ रहा हूँ मिस्टर मैनेजर। मेरे लहजे की तलखी कुछ और सवा हो गई। मैंने सुबह तुम्हारी पेशानी पर उभरने वाली आड़ी तिरछी सलूटों से एक नतीजा अखद कर लिया था। तुम और तुम्हारे करिंदे मुझे सुकून से नहीं रहने देंगे। ठीक है, मैंने इस बार पलटकर होंठ चबाते हुए कहा, मुझे सिर्फ आज की रात और गुजार लेने दो। सुबह मैं होटल छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है।